एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 वेक्टर्स चैप्टर के रैपिड रिवीजन की। रैपिड रिवीजन यानी कि एक ऐसा सीरीज जिसमें हम 15 से 20 मिनट में पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए। तो अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में वन शॉट का लिंक है, वो देख के आप इस चैप्टर को डिटेल में समझ सकते हो। बाकी बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि रिवीजन पर्पस के लिए ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। और वेक्टर होता क्या है एक्चुअल में? एक लाइन सेगमेंट होता है जिसकी कोई डायरेक्शन हो। मैथमेटिकली अगर मैं वेक्टर को बोलूं तो इसको वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसा एरो शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है। इसमें दो पॉइंट होते हैं बेटा, एक होता है इनिशियल पॉइंट जहां से ये वेक्टर स्टार्ट होता है, और एक होता है बेटा टर्मिनल पॉइंट जहां तक ये वेक्टर जाता है। ठीक है, और इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और टर्मिनल पॉइंट पे क्या हो जाएगा? इसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद इस वेक्टर को मैं ए बी वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, और अगर मैं ये लगा दूं तो ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ। उसके बाद बेटा इसको मैं स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर देता हूं, ए वेक्टर से भी मैं कभी कभार इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, और अगर मैग्नीट्यूड लगा दूं, मॉडुलस लगा दूं, तो वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। निकालते कैसे ये सारी की सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर को समझो। अगर दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो उनको कोइनिशियल वेक्टर बोला जाता है। अगर दो वेक्टर सेम प्लेन पे लाई करते हैं तो उनको कोप्लेनर वेक्टर बोला जाता है। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो उनको नेगेटिव वेक्टर्स बोला जाता है, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। जीरो वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो यानी कि मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसे जीरो वेक्टर बोला जाता है। और इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। क्लियर इतनी बात? उसके बाद बेटा आप लोगों के पास आता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है कि जैसे मान लो ये वेक्टर है आपके पास। अब इस वेक्टर को मैं उठा के कहीं भी ले जा सकता हूं अपने प्लेन पे विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बिना इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए मैं इस वेक्टर को कहीं भी ले जा सकता। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है फ्री वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स बोला जाता है। कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं तो ए वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। या फिर एक कंडीशन ये भी है, अब यहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या चीज है वो थोड़ी देर में आगे आपको पता चल जाएगा। बाकी जो बच्चे पढ़े हुए हैं तो आपको पता है अगर a और b वेक्टर पैरेलल वेक्टर है तो इनके जो i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट्स होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। क्लियर? फिर आता है आपके पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है बेटा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर का मान लो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 6 ए कैप, मतलब 6 इसका मैग्नीट्यूड है और ए कैप इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बस ये यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, वो कई बार बोलता है कि यूनिट वेक्टर निकालो, तो जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है वो वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोगों के पास आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अगर ओरिजिन से किसी भी पॉइंट पे बनाए गए वेक्टर को, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट पे बनाए गए वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। जैसे यहां पे ओपी वेक्टर है। अब ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बेटा? ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस, जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं x2 माइनस x1 यानी कि 0, x माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z। तो ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर इतनी बात? उसके बाद बेटा आप लोगों के पास आता है कि आप ज्योमेट्रिकली दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हो। तो हमारे पास आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अगर मान लो एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ये a प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। मान लो एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये रिप्रेजेंट करता है a प्लस बी वेक्टर को। हालांकि जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो इनका उतना कुछ यूज नहीं होता है ना। ऐड कैसे करते हो, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो, वो इस तरीके से करते हो, ये भी बताता हूं अभी। तो जैसे मान लो आपके पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। अब इसको समझने से पहले इनके कंपोनेंट को आपको समझना पड़ेगा। कंपोनेंट क्या होता है? जैसे मान लो कोई वेक्टर है, कोई पॉइंट है P। अब P के कोऑर्डिनेट्स है x, y, z, और मैंने ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर बना दिया OP वेक्टर।
ओपी वेक्टर को ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस ओपी वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां पे आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, आई कैप है बेटा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जे कैप है बेटा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और के कैप है बेटा जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। तो ऐसे आप अपने किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो। यहां पे एक्स वाई और जेड स्केलर कंपोनेंट होते हैं, और एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप ये वेक्टर कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन को भी बताता है। ये मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस, के कैप मतलब जेड एक्सिस। ठीक है, चलो अब अगर बेटा कभी कभार आपके पास दो पॉइंट्स दे देता है और उन दोनों पॉइंट से ज्वाइन होने वाला वेक्टर अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। क्लियर इतनी बात। उसके बाद बेटा अगर मान लो आपके पास कोई ए वेक्टर है जिसका जो दिया गया है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, बी वेक्टर है जो दिया गया है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो इनके आई कैप वाले कंपोनेंट आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, जे कैप वाले और के कैप वाले आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर, ठीक है। अगर आप किसी नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। दो वेक्टर्स आपस में इक्वल कब होते हैं, जब a1 और a2 आपस में इक्वल होगा, b1 और b2 आपस में इक्वल होगा और c1 और c2 आपस में इक्वल होगा, तब दो वेक्टर्स आपके इक्वल होंगे। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब वो जो मैंने पैरेलल वेक्टर की कंडीशन में a1 अपॉन a2 बताया था ना, तो ये a1 और a2 ये यही है। ठीक है, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपस में बराबर होंगे। कुछ सवाल कर लेते हैं, जैसे कहता है कि आपके पास एक वेक्टर है a वेक्टर, अब आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 7 यूनिट हो। तो मान लो मेरे पास ये कोई a वेक्टर है, अब अगर मैं a कैप निकालूंगा तो a कैप क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। और ए वेक्टर कैसे, ए कैप कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ऐसे आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो ये आपके पास आ गया ए कैप। अब ये क्या है बेटा, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो मैग्नीट्यूड 7 चाहिए ना। आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 7। तो आप अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 7 है और जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो बस इस ए कैप को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। फिर सबसे ज्यादा सवाल जो इस चैप्टर से आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से। लेकिन उससे पहले आपके पास दो छोटे से टॉपिक हैं जो आप 3D में भी पढ़ोगे, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला और डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ये आपने लोअर ग्रेड में भी पढ़ा है। मान लो आपके पास कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट है Q, P पे A वेक्टर है, B पे Q पे B पोजीशन वेक्टर से, ये A और B पोजीशन वेक्टर से, और कोई पॉइंट है R जो इनको इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है M रेशो N में, इंटरनली डिवाइड कर रहा है M रेशो N में। तो बेटा आर वेक्टर अगर आप निकालना चाहते हो, एक पोजीशन वेक्टर अगर आप निकालना चाहते हो तो वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, m इंटू बी वेक्टर n इंटू ए वेक्टर एड डिवाइडेड बाई m प्लस n। और अगर वो पॉइंट आपका एक्सटर्नली कट कर रहा है इसको m रेशो n में, तो बस प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। मान लो आपके पास कोई वेक्टर है ऐसा जो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो ये जो अल्फा बीटा और गामा होते हैं इनको डायरेक्शन एंगल बोला जाता है, और इनकी कॉस वाली फॉर्म जैसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये हो जाते हैं बेटा आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस। ये हो जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। याद रखना एक रिलेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये चीजें आप 3D में ज्यादा पढ़ोगे, यहां पे तो उतना नहीं है बट 3D में काफी है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बस 3 नंबर होते हैं, एबीसी 3 नंबर है, ऐसे 3 नंबर जिनका प्रपोर्शन डायरेक्शन कोसाइंस के साथ इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा अब बेटा मान लो कभी अगर वो आपको कोई वेक्टर दे दे, कोई वेक्टर दे दे, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, एक्स, वाई और जेड। और अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करूंगा तो वो हो जाएगा बेटा x अपॉन अंडर रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या हो जाएंगे इसके डायरेक्शन कोसाइंस और ये क्या हो जाएंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर।
फिर आता है बेटा आपके पास डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स का अगर मैं प्रोडक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो एक होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या कहता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और यहां पे थीटा क्या है? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। उसके बाद अगर आप कॉस थीटा निकालना चाहते हो, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 180, सॉरी एक्यूट एंगल नहीं, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होती है। उसके बाद ये कुछ ऑब्जर्वेशन है बेटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती है, कम्यूटेटिव होता है। अगर थीटा जिस दिन 0 होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उस दिन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसके बराबर होगा। इसी प्रॉपर्टी से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है, अगर किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैं उसी के साथ कर दूं तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अगर किसी दिन बेटा थीटा आपके पास, ये थीटा 0 डिग्री की कहानी, अगर किसी दिन थीटा 90 डिग्री हो जाए तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब मान लो डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं? दो वेक्टर दिए गए हैं, अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना चाहता हूं, देखो अगर आपको एंगल दिया गया है, एंगल दिया गया है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। बट अगर आपको सिंपल दो वेक्टर इस फॉर्म में दिए गए हैं तो आप डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे? a1 इंटू a2, b1 इंटू b2, c1 इंटू c2, और तीनों को ऐड कर दो बस। ठीक है, फिर एक टॉपिक आता है कि अगर मैं ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना चाहूं बी वेक्टर पे, तो वो होता है बेटा ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी कैप। दोनों वेक्टर्स दिए गए होंगे तो इनका ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर बी वेक्टर पे निकालना चाहते हो तो इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हो। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास आता है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर हैं आपके पास, मान लो एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कराऊं तो वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। अब यहां से लेके यहां तक ये तो क्या है आपके पास? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एन कैप क्या है? इनके जो रिजल्टिंग वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को बताता है। जैसे जैसे आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बस एक नंबर आएगा, कुछ नंबर आएगा इसका आंसर। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर ही मिलेगा, एक वेक्टर ही मिलेगा, सिर्फ नंबर नहीं मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। और वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी? इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, जिसको एन कैप रिप्रेजेंट करता है। अब अगर एंगल निकालना चाहता हूं मैं तो इस फॉर्मूले से एंगल भी निकाल सकता हूं। दो वेक्टर दिए गए हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? डिटर्मिनेंट मेथड से। सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप लिखो, फिर a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2 लिखो और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। ऑब्जर्वेशन से आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर किसी दिन एंगल 0 हो जाए तो दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इनका 0 हो जाएगा। अगर किसी दिन एंगल 90 हो जाए तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। और यहां पे आपके पास कभी अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, दो साइड गिवन हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करा के हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, उनका मैग्नीट्यूड निकाल के। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। ठीक है, कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और सी वेक्टर दिया गया है। अब आपको कंडीशन क्या बोली गई है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी। अब अगर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट, जो इसको मैंने डी वेक्टर मान लिया, तो डी वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। अब बेटा डी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर तो ये है, बी वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, यानी कि ये मेरे पास डी वेक्टर निकल कर आ गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है? सी वेक्टर के साथ, सी वेक्टर के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट जब आप करोगे, ये वाला कंपोनेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला कंपोनेंट इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, और ये वाला कंपोनेंट 0 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वहां पे के कैप है ही नहीं। उसके बाद कैलकुलेशन करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। 2 मार्क्स का सवाल पूछ लेता कभी कभी। फिर बेटा आपके पास एक और सवाल है, ए बी और सी 3 वेक्टर दिए गए हैं और आपके पास बोला गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर 0 के बराबर है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी। ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास a प्लस बी प्लस सी, इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ कर दो,
इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ कर दो। तो ये किसके इक्वल दे रखा था, 0 के इक्वल, तो 0 का डॉट प्रोडक्ट 0 के साथ यानी कि 0 आ जाएगा। अब बेटा यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ, फिर बी वेक्टर के साथ, फिर ऐसे ही सी वेक्टर के साथ, ऐसे ही बाकी का भी करोगे। बी का डॉट प्रोडक्ट करोगे ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ, फिर सी का ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। तो अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करता हूं तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी वेक्टर। ये ए डॉट सी को मैं सी डॉट ए लिख सकता हूं, बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी लिख सकता हूं। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। बी डॉट सी को बी डॉट सी डॉट ए को सी डॉट ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को ये लिख दिया। सिंप्लीफाई करोगे तो उसने बोला था ए बी और सी यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इन सबको ऐड किया। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर, 2 टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर, 2 टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर। 2 सबसे कॉमन ले लो, ये 1 + 2 + 3 उधर भेज दो 3 को, तो इधर आके ये -3 होगा, 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -3/2 इसकी वैल्यू, और यही वैल्यू हमें निकालनी थी। क्लियर? एक और आखिरी सवाल देख लेते हैं जो आपसे इसके ऊपर पूछा जाता है। एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, एक वेक्टर है सी वेक्टर। आपको डी वेक्टर निकालना है सच दैट डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड सी वेक्टर का डी वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज 15। तो मैंने डी वेक्टर मान लिया है एक्स कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैंने मान लिया कि कोई डी वेक्टर होगा जो हमें निकालना है। उसने बोला डी वेक्टर ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब ए वेक्टर के साथ करूंगा तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसने बोला डी वेक्टर जो है बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, तो डी वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये भी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर जो है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 15 है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करूंगा तो 15, तो ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। 3 इक्वेशन बन गई है, 3 वेरिएबल्स है। या तो मैट्रिक्स वाले मेथड से तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर निकालो एक्स वाई जेड की, या फिर देखो यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो y की कुछ वैल्यू आएगी आपके पास, फिर उसके बाद x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो z की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो आप तीनों वेरिएबल्स को इजीली निकाल सकते हो। सॉल्यूशन देख लो एक बारी, ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाता है इसका, है ना। तो आपने क्या कर दिया, आपने x y और z की वैल्यू निकाल दी। अब बेटा मुझे तो डी वेक्टर निकालना था ना, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y की और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। Clear. So yes guys, this is all about for this session. Thank you so much. Tata, bye bye.